हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th क्लास में इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेथड्स टू फाइंड आउट ऑर्डर एंड रेट लॉ, जिसके अंदर हमने ग्राफिकल मेथड, इनिशियल रेट मेथड, पोस्ट वार्ड मेथड और आज हम लास्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो है हाफ लाइफ मेथड। बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए एक जनरल इक्वेशन होती है हाफ लाइफ के लिए, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए यानी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। एन क्या है? ऑर्डर। एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे रिएक्शन करवा करके और दोनों बार उसकी हाफ लाइफ निकालते हैं। पहली बार जो हाफ लाइफ आई उसको हमने कहा टी हाफ फर्स्ट, दूसरी बार जो हाफ लाइफ आई वो टी हाफ सेकेंड। पहली बार कंसंट्रेशन लिया था A1, दूसरी बार कंसंट्रेशन लिया था A2, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, टी हाफ 1 या टी हाफ फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू A1 की पावर 1 माइनस एन। ऐसे दूसरी बार टी हाफ सेकेंड प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर 1 माइनस एन। दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टी हाफ फर्स्ट बाई टी हाफ सेकेंड इज इक्वल टू A1 बाई A2 होल पावर 1 माइनस एन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए ये वैल्यू भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। इसको लॉग मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा लॉग ऑफ टी हाफ फर्स्ट माइनस log of t half second is equal to 1 minus n log of A1 minus log of A2, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे लॉग टेबल में, देख करके इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, और n की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिएक्शन। थ्योरी ऑफ रिएक्शन यानी जो रिएक्शन है उसकी दो थ्योरीज आपके यहां पढ़नी बेटा। एक ही सिलेबस में है, दूसरे का बहुत थोड़ा सा पार्ट है बस। पहली थ्योरी बेटा कोलिजन थ्योरी। क्या है? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, मैंने शुरू में पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the reaction between reactants take place only when they collide to each other। मतलब इस थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है कि अगर दो चीजों के बीच में रिएक्शन होनी है, ए और बी के बीच में रिएक्शन होनी है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन दोनों में आपस में कोलिजन होना चाहिए, ये दोनों आपस में टकराने चाहिए। अगर ये नहीं टकराएंगे तो इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में कहीं बताया था आपको कि रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। तो जब तक दो चीजें आपस में मिलेगी नहीं तब तक उनके बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से पहला जो पोस्टुलेट है वो यही बताता है कि अगर रिएक्शन होनी है यानी रिएक्शन करवानी है या दो चीजों को आपस में रिएक्ट करना है तो उनके बीच में कोलिजन इज नेसेसरी। कोलिजन इज नेसेसरी। दूसरी चीज, अब बेटा अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन में आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पे लगभग 10⁻23 कोलिजन तक होते हैं। 10⁻23। अगर ये सारे के सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है दुनिया में, वो सारी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन बेटा जो स्लो होती है। क्यों? क्योंकि कोलिजन के बाद दो और फैक्टर हैं जिनके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज तो कोलिजन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि द कोलिजन विद ए मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी मॉलिक्यूल के पास रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी है तब तो वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कितनी ही बार कोलिजन होता रहे प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
ठीक है। तो कोलिजन विद ए मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट, और ऐसे कोलिजन जिनमें प्रोडक्ट बन जाता है उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। एक दूसरा फैक्टर और बेटा जिसको, ये तो हो गया एनर्जी फैक्टर, दूसरा फैक्टर है जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। यानी जो कोलिजन है, देखो फिर से कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। पहली चीज कोलिजन होना चाहिए, दूसरी चीज एनर्जी होनी चाहिए, तीसरी चीज ये कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल के पास एक रिएक्टिव नोड होता है। तो प्रोडक्ट तब बनेगा जब ये तीनों कॉन्सेप्ट यानी तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। कोलिजन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, और कोलिजन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए, यानी उनके आपस में एक्टिव नोड्स कोलाइड होने चाहिए, तब तो रिएक्शन होगी, यानी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल क्या बेटा, NO2 प्लस CO, इसके बीच में रिएक्शन होनी है, क्या बन रहा है? NO प्लस CO2, यानी यहां से एक ऑक्सीजन निकल करके इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। समझ में आ गया बेटा? तो अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनके पास बेशक दोनों के पास कितनी एनर्जी हो, इनमें कोलिजन भी हो रहा हो, लेकिन जब तक इस वाले कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन, देखो मैंने यहां ऐसे पिक कर रखा है, यानी जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तब तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कोलाइड करे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से कोलाइड कर जाए तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से कोलाइड कर जाए प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर ये कार्बन, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कोलाइड कर जाए तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला ऑक्सीजन इससे कोलाइड करे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी कोलिजन तो कई तरीके से पॉसिबल है। कोलिजन के लिए देखिए 1 2 3 4 5 और ये होगी 6, यानी इनमें कोलिजन 6 टाइप से हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ एक टाइप से। कब? जब ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कोलाइड करेगा, ये वाला कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड के सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कोलाइड होना चाहिए, तब तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में मान लीजिए ये एक रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें 1000 कोलिजन होते हैं पर सेकेंड, लेट मान लीजिए कितने कोलिजन हो रहे हैं? 1000। इन 1000 कोलिजन में से कुछ के पास एनर्जी होगी और कुछ के पास नहीं होगी। मान लीजिए इसमें से हाफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, हाफ ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी है। इसका मतलब एनर्जी बैरियर के आधार पर अगर देखा जाए तो इस 1000 में से यानी 500 मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तो हो गया एनर्जी फैक्टर। लेकिन इस 500 में से मैंने कहा फिर से लिखिए, इसका 1/5 पार्ट ऐसा है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन कर रहा है। तो बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे? देखो कोलिजन तो 1000 हुए थे, लेकिन आधे तो यही फेल होंगे एनर्जी के आधार पे। तो कितने बचे? 500। इस 500 में क्या कह रहा है कि इसका जो 1/5 पार्ट है यही प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? ओनली 100। समझ पाया? यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर एनर्जी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। इनको नोट करते बेटा। Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, P क्या है? फ्रैक्शन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, F क्या है? फ्रैक्शन विद प्रॉपर एनर्जी। और इस प्रॉपर एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा काइनेटिक थ्योरी के आधार पे कि किसी भी, मान लीजिए कोई भी मिक्सचर आपको दिया गया, इसमें हमने कहा कि कितने मॉलिक्यूल के पास 10 जूल या इससे ज्यादा एनर्जी है, 10 जूल या इससे ज्यादा एनर्जी है। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आप 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने 11th में 5th यूनिट में काइनेटिक थ्योरी में, ठीक है।
तो वहां पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा था, उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से यह फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर एनर्जी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस, अब कितनी जूल एनर्जी है 10, तो माइनस 10 बाई आर पी, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहां हमने कहा ई एनर्जी, तो ई एनर्जी वाला फॉर्मूला अगर आप इस पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी ए ओवर आर टी। इसमें F की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड पी इंटू ई की पावर माइनस पी ए ओवर आर टी। क्योंकि रेट जितनी ज्यादा होगी रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं रेट कांस्टेंट की रेट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी पुट कर सकते हैं। तो K इज इक्वल टू आ गया बेटा जेड पी ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी, इक्वेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब इस कोलिजन थ्योरी के आधार पे जब हम रिएक्शन प्रोफाइल पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ देखिए पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बेटा। मान लीजिए हमारे पास इस पे हमने ले लिया एनर्जी और इस पे हमने दिखा दिया प्रोफाइल, रिएक्शन प्रोफाइल। तो क्या होता है बेटा, मान लीजिए हमारे पास किसी रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है, जिसको हमने नोट किया ई आर से। अगर इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इन्हें अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर। तो कैसे बढ़ती है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उनमें एनर्जी ट्रांसफर होता है। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ते बढ़ते थ्रेशोल्ड एनर्जी या इससे ज्यादा हो जाती है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और उनकी एनर्जी घट करके कितनी रह जाती है, ये रह जाती है। इसको हमने नोट किया ईपी, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। दो चीजें पूछी जाएगी। ये पहली चीज तो ये देखो कि इसमें ये जो रिएक्शन है जिसके लिए हमने कर्व प्लॉट किया, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दूसरी चीज, रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी अचीव करनी पड़ती है, तब जाकर के वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो किसी भी रिएक्टेंट को आउटसाइड से जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर करने के लिए, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी 5 जूल है और थ्रेशोल्ड की एनर्जी 15 जूल है, तो रिएक्टेंट जो है उसको बाहर से 10 जूल एनर्जी या कहीं से 10 जूल एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ये जो 10 जूल एनर्जी है इसको हम कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिएक्टेंट अपनी एनर्जी बढ़ा करके और इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो नेट एनर्जी चेंज क्या आया देखिए एक बार, ये होगी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये होगी प्रोडक्ट की एनर्जी। तो एनर्जी चेंज कितना आया, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और यहां पे ई प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, ई रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में ये चीज ध्यान रखनी होती है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट से कम होगी, यानी इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अच्छा, दूसरे टाइप की रिएक्शन देखिए हमने लिया जो एंडोथर्मिक है। प्रोसेस सारा वही है, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है, क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोफाइल के लिए कुछ कर्व्स होते हैं बेटा, जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज हमने आपको बताया कोलिजन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके तीनों पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट हैं और रिएक्शन प्रोफाइल का कर्व इससे पहचानिए। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ई आर से आपको निकालना है, मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट।
ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि ये थ्योरी कोलेजन थ्योरी खत्म होगी। अब अगला जो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक यू फॉर